हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। ज़रार हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। भारत की तरफ से पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जारियत के 30 घंटे बाद आज पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान के तैयारों ने तकरीबन 6 मकामात पर भारतीय ठिकानों को निशाना बनाया और उसके बाद जब भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान का ताक़ुब करने के लिए उड़े तो 2 तैयारे मार गिराए, जिसमें से पाकिस्तान का दावा है कि एक तैयारा जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार गिरा है, जबकि एक तैयारा जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार गिरा उसके जो पायलट हैं अभिनंदन विथारन, उनको पाकिस्तान ने हिरासत में ले लिया है। और पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसलिए किया है कि हम बता सकें कि पाकिस्तान जो है हर भारतीय जारियत का जवाब दे सकता है। जो फ़ौज के ताल्लुकात आमा के तर्जुमान हैं मेजर जनरल आसिफ गफूर, उन्होंने प्रेफरेंस में इस वाक़े की डिटेल्स भी बताई और कहा कि ये वाक़या ये हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें भारत का कोई जानी नुकसान ना हो। उससे आगे उन्होंने क्या कहा सुन लीजिए। रिटेलिएशन इन ट्रू सेंस नहीं थी, लेकिन ये बताना कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम जिम्मेदार रहना चाहते हैं। हम एस्केलेशन नहीं करना चाहते, हम जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अमन का पैगाम दिया, अवाम ने भी अमन का पैगाम दिया, और हम किसी भी सूरत इस खित्ते को जंग की तरफ लेकर नहीं जाना चाहते। जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये टारगेट ले लिए तो उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज़ एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज़ जो थे वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। इसके अलावा भी इंडिया के एक जहाज़ के गिरने की इतला है जो थोड़ा अंदर है, लेकिन वो हमारी उसके साथ एंगेजमेंट नहीं हुई। 2 पायलट्स ज़मीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया और जैसे उनके साथ एक महज़ब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। एक उनमें से ज़ख्मी थे, उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है, इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, जबकि दूसरे जो हैं वो हमारे पास हैं। अच्छा, ये जो दूसरे पायलट की ख़बर आई थी, ऐसे ब्रीफिंग में उन्होंने बताया, बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जनाब एक ही पायलट था जो कि हमारी जो अब कस्टडी में है, जबकि दूसरे पायलट जो है वो ख़बर दुरुस्त नहीं थी, लिहाजा उसको कंसिडर ना किया जाए। अच्छा, दूसरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दूसरा तैयारा है उसके बारे में कन्फ्यूजन ये है कि एक तैयारा आज ही सुबह भारतीय फ़ज़ाइया का श्रीनगर के करीब जो है वो गिरा है, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से खासा अंदर की तरफ है। तो उसकी भी DGISPR ने वजाहत की है कि वो जो तैयारा है उसका ये जो स्ट्राइक हुई है उससे ताल्लुक़ नहीं है। DGISPR के जवाब में जो इंडियन जो ज़राए हैं उन्होंने जो अपना वर्जन दिया है कि आज हुआ क्या LOC पे, वो ये है कि जो राजौरी पुंछ सेक्टर है इसमें 3 पाकिस्तानी तैयारों ने जो है वो दाखिल हुए और ब्रिगेड, एक भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर, कुछ बटालियन हेडक्वार्टर्स और ILWU को निशाना बनाने की कोशिश की। बकौल इन भारतीय ज़राए के 6 MiG-21 जो तैयारे थे भारत के, उन्होंने इनका ताक़ुब किया। एक भारतीय तैयारा जो है वो मार गिराया गया, मगर इंडिया अब तक अपने दावे पे कायम है कि उसने एक पाकिस्तानी F-16 तैयारा भी जो है गिराया, लेकिन वो सरहद के इस तरफ गिरा। DGISPR ने अपनी ब्रीफिंग में वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो F-16 तो इस पूरे जो एक्शन था उसमें इस्तेमाल ही नहीं हुए हैं। अच्छा, अब मैं अगर ये इंडिया का वर्जन मान लूँ कि जी F-16 गिरा और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया जो है उसने अंदर दाखिल होने की कोशिश की, तो हमने उनकी मज़ाहमत करने की कोशिश की, तो फिर सवाल ये है कि जो भारत का MiG तैयारा लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ यानी आज़ाद कश्मीर में गिरा, वो फिर आज़ाद कश्मीर में क्यों गिरा अगर भारतीय तैयारों ने लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं की?
और अगर F-16 पाकिस्तान का वो मकबूजा कश्मीर के अंदर घुस गया था तो फिर उसका मलबा भी मकबूजा कश्मीर के अंदर गिरना चाहिए था। बकौल भारत के F-16 का मलबा भी आज़ाद कश्मीर के अंदर क्यों गिरा? और ऐसा गिरा कि जैसे वो बालाकोट का हुआ था कि लाशें मिली नहीं रही 350। इसी तरह इस F-16 का मलबा भी अब तक जो है हम तलाश कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा कि वो कहाँ गया। अच्छा, अब हाँ। इस पर एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल से मतलब दिनों से ही एक सोशल मीडिया पे एक जंग चल रही थी, तो एक इंडियन का कमेंट आया था, मैंने यही सवाल पूछा था जो आपने कल रात पूछा था कि सर 300 से 350 लोग को कम तादाद नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनकी लाशें तो मिलेगी। तो एक बंदा कहता है कि यार तुम्हें नहीं पता वो बिल्कुल ही मतलब वेपराइज हो गई थी, बॉम्ब इतना इंटेंस था। तो मैंने कहा सर बॉम्ब और डेथ स्टार में थोड़ा फर्क होता है, हम स्टार वॉर्स नहीं खेल रहे जी। हाँ, लेकिन ये कि जाहिर है ये F-16 का मलबा इस तरफ या उस तरफ कहीं तो मिलना चाहिए ना, अगर वाकई वो गिरा है। मुझे ऐसा लगता है कि टैक्टिकल अंदाज में, जैसा कि कल मैंने बताया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ चूंकि पेट्रोलिंग जारी है, लिहाजा 2 डिकॉय जो है भारतीय फजाइया ने दिए पाकिस्तानी फजाइया को, और तीसरा जो है वो फॉर्मेशन तोड़ के जो है वो अंदर गए और बालाकोट तक पहुंच गए। इसी तरह का आज पाकिस्तानी फजाइया ने भी, ये मेरा हंच है कि क्या हुआ होगा, पाक फजाइया के जो तैयारे हैं उन्होंने 6 टारगेट्स लॉक किए होंगे अंदर जाके जी, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं गए होंगे। ये एक तरह से ये है कि इसे कहते हैं कांटा डालना। कांटा डालने का मतलब ये है कि हम आ गए हैं, आओ तुम हमारा पीछा करो। जाहिर है कि इंडियन एयरफोर्स भी उस वक्त एक्टिव थी फ़ज़ा में, तो उन्होंने इस पीछा करना जब शुरू किया तो पाकिस्तानी फ़ज़ाइया उन्हें इंगेज करके थोड़ा सा अपने इलाके के अंदर ले आई, और वहाँ जो कुछ भी हुआ उसके नतीजे में भारतीय तैयारा तबाह हो गया। अभी भी वक्त है, आप टेबल पे आ जाएं, वरना ये जंग जो है बहुत खौफनाक हो सकती है। सुनिए। पाकिस्तान से मुखातिब हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ हम थोड़ी सी अकल और हिकमत इस्तेमाल करें। जितनी भी दुनिया में जंगें हुई हैं बड़ी बड़ी, सारी जंगों में मिसकैलकुलेशन हुई है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो जंग शुरू कर रहे थे कि वो जंग किधर जाएंगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर महीनों में ख़त्म होनी थी, वो 6 साल लग गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ऐसा वक्त आया, हिटलर ने सोचा कि मैं रूस को फतह कर लूँ। उसने यही नहीं सोचा था कि रूस की सर्दियों तक शायद डिले हो जाए और उसकी तबाही हुई वहाँ। उसी तरह वॉर ऑन टेरर में क्या अमेरिका ने सोचा था कि 17 साल तक वो अफ़गानिस्तान में फंसे रहेंगे। वियतनाम वॉर, क्या सोचा था अमेरिका ने कि वो वियतनाम वॉर इतनी दूर जाएगी। इसलिए ये दुनिया की तारीख हमें बताती है कि जंगों में मिसकैलकुलेशन होती है। मेरा सवाल ये है हिंदुस्तान हुकूमत से कि क्या जो हथियार आपके पास हैं और हमारे पास हैं, क्या हम मिसकैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए कि ये अगर यहाँ से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी? ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। इसलिए मैं फिर से आपको दावत देता हूँ कि जब हम तैयार बैठे हैं, हमने आपको कहा कि जो आपकी पुलवामा की जो ट्रेजेडी हुई, उसके जो आपको जो दुख पहुँचा है, किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कहूँगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। बैठकर बातचीत से मसले हल करने चाहिए। फ़िलहाल भारत का जवाब तो नहीं आया। हाँ, एक डिमांड ज़रूर उन्होंने दे दिया पाकिस्तान को नई दिल्ली में, जिसमें ये कहा गया हमारे एक्टिंग हाई कमिश्नर को बुला करके कि आपने जिस तरह से ये जो हमारे आपने पायलट पकड़ा है, तो उसको आपने जिस तरह से वो डील किया है वो जनीवा कन्वेंशन के खिलाफ। ये अल्फाज जो हैं दिमाग में वो ये हैं कि भारतीय फ़ज़ाइया के ज़ख्मी अफसर की नुमाइश जो है वो एक नंगपन है। हाँ। ये बैनुल-अक़वामी जनेवा कन्वेंशन की पामाली है। पायलट को फौरी तौर पे बाहिफाजत वापस लौटाया जाए। और जो पाकिस्तान का एक्शन है लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ, उसके बारे में इसमें कहा गया है
कि ये भारतीय फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत के फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हालांकि भारत की जानिब से एक दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ गैर अस्करी नॉन कॉम्पिटेंट जो है कार्रवाई की गई थी। अब नॉन कॉम्पिटेंट और कॉम्पिटेंट कार्रवाई में क्या फ़र्क होता है, वक्फे के बाद देखते हैं। जी जैसे आप अभी सुन रहे थे कि भारत का कहना है कि जी खिलाफ वर्जी की है तो पाकिस्तान ने की है, अगर कोई कन्वेंशन वायलेट किया है तो पाकिस्तान ने वायलेट किया है। और यार कौन हो तुम लोग, मतलब एक सेकंड में इतने भोले बन जाते हो कि मेरा दिल नरम होने लग जाता है और मेरा मतलब दिल पत्थर का बना हुआ है। बहरहाल ये जो है आपके विंग कमांडर अभिनंदन, आप सब ने उनके वीडियोज़ देखे होंगे, क्रैश लैंडिंग हुई थी उनकी, और जो मुकामी लोग थे उनको काफ़ी मार पीट भी रहे थे। और जाहिर है क्योंकि ये वही लोग हैं जो भारत की फ़ौज की जहरीत का निशाना बनते रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान फ़ौज के जवानों ने उसको बाकायदा बचाया उन लोगों से, हवाई में फायरिंग भी की लोगों को दूर रखने के लिए, और फिर सेफली उसको एस्कॉर्ट करके ले गए। और फिर आखिरी जो उनका वीडियो आया था उसमें वो ऐसे लग रहा था कि कोई लिप्टन का ऐड है, क्योंकि आराम से बैठ के वो चाय पी रहा था। तो इस बात पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत फ़ख्र है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पर, पाकिस्तान की अवाम पर, पाकिस्तान की आर्मी पर और पाकिस्तान के मीडिया पर भी कि कम से कम माफ़ करें हम उनकी तरह चरिए नहीं हुए। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ इस बात की, पाकिस्तान की एयरफोर्स पर भी, पाकिस्तान की एयरफोर्स आर्म्ड फोर्सेस ना यार, अब मतलब सबको इंक्लूड कर दो ना इसके अंदर। आदित्य राज कौल साहब हमारे फेवरेट और मोस्ट फेयर और अनबायस्ड जो टीवी चैनल है भारत का, रिपब्लिक टीवी, नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, उनका कहना है कि मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान ने कन्वेंशन पढ़ी होगी और अभी तक तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया, इस प्रिजनर ऑफ वॉर को वापस भेजा जाए भारत। अच्छा, ये वही आदित्य राज कौल हैं जब आपको याद होगा कि एक कश्मीरी थे जो वोट डाल के आ रहे थे मकबूजा कश्मीर में, डार नाम था उनका, और मेजर गौरव ने उसको अपनी जीप पर बांध कर 4-15 गांव में घुमाया था। ये वही आदित्य राज कौल है जो उस वक्त तालियां बजा रहा था, और अब इनको बड़ी पड़ गई है कन्वेंशंस और ह्यूमेन ट्रीटमेंट की। तो वसत साहब मुझे बताएं कि क्या यार ये सिर्फ हम ही कन्वेंशंस वायलेट कर रहे हैं, कोई और कन्वेंशंस हैं यहाँ पर जो वायलेट हुई हैं? आखिरकार सरहद पार किया था भारत ने, अपने एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर बॉम्बिंग की थी, इसमें कोई कन्वेंशन आती है क्या? मोदी जी पिछले एक हफ्ते से जो इंतखाबी जलसे कर रहे हैं उसमें वो जंगी तराने जो हैं वहाँ से शुरू होता है और इख्तिताम भी जो है वो मुक्के लहराते हुए हो सकता है। पता नहीं ये यूएन चार्टर के चैप्टर 1 आर्टिकल 2 उन पर लागू होता है या नहीं। दूसरा जो है वो है उसी यूएन चार्टर के बाद आर्टिकल 51 है चैप्टर 7 का, उसमें ये कहा गया है खुल के कि अक़वाम मुत्तहिदा के किसी भी रुकन मुल्क को इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर मुसल्लह हमले के ख़िलाफ़ अपने दिफा में कार्रवाई का पूरा हक हासिल है, तावक्ते कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात शुरू ना कर दे। तो अब जो पाकिस्तान ने आज कार्रवाई की है यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 के तहत, मुझे अब भी जो है, अब कल तक ताज्जुब था, अब गुस्सा भी आने लगा है कि जनरल असम्बली का इजलास तो कुजा जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल है उससे भी अपील की जा रही है कि नोटिस ले। जी बिल्कुल, जो एक तरीकाकार है तयशुदा, पाकिस्तान मुझे नहीं पता कि क्यों दरखास्त नहीं कर रहा कि सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाया जाए, मुझे नहीं पता कि क्या रुकावट है इसमें। बिल्कुल सही एक और है करारदाद 3314 1974 में जनरल असम्बली ने पास की, इंडिया भी इस इजलास में शरीक हुआ था। इस करारदाद के मुताबिक एग्रेशन की तारीफ ये है कि किसी मुल्क की मुसल्लह अफवाज किसी दूसरे मुल्क के इक़्तिदार आला और इलाक़ाई और जोग्राफियाई सालमियत के ख़िलाफ़ इस अंदाज में इस्तेमाल की जाएँ जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तयशुदा उसूलों के मुनाफी हो। बालाकोट इसके तहत आता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो अभिनंदन हैं उनकी मैं अभी स्टोरी पढ़ रहा था। गुज़िश्ता बरस 2017 में एक फिल्म रिलीज़ हुई, तामिल फिल्म मनी रत्नम की,
उसको नेशनल अवार्ड्स मिले, उस फिल्म के ये कंसल्टेंट थे। वो कारगिल वॉर पर बनी और जिसमें उसका हीरो जो है वो एक भारतीय पायलट होता है और वो जो है पाकिस्तान की LOC के इस तरफ जो है उसका तैयारा गिरता है और वो कैदी बन जाता है। तो आज भारतीय अखबारात में बड़े इसकी वो किया कि ये अभिनंदन उस फिल्म के कंसल्टेंट थे, यानी उसको सारी जो स्टोरी है उन्होंने वो उसको टेक्निकल सपोर्ट भी दी, सारा कुछ किया और आज वो पाकिस्तान के कैदी हैं। मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, कल सुबह, लेकिन आज की एक खबर है जिससे कुछ इंडिकेशन मिलता है। चीन, रूस और भारत के वज़राए ख़ारजा का जो आज इजलास हुआ, उसमें जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं सुषमा स्वराज, उन्होंने कहा कि भारत कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, हम जिम्मेदारी और बर्दाश्त का मुजाहरा करते रहेंगे। अच्छा। पता नहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब से मशवरा किया था कि ये लाइन बोलनी है या नहीं, इसलिए कि मोदी साहब जो है वो दूसरी लाइनें बोल रहे हैं। इसके अलावा जो भारत में कल आपने देखा होगा कि अपोजिशन की हर जमात ने सलूट किया था जो भारत ने एक्शन लिया था बालाकोट में, राहुल गांधी से लेके और ममता बनर्जी तक सब जो है ज़ाहिर एक पेज पे थे और होने भी चाहिए। लेकिन आज 21 रुकनी जो अपोजिशन पार्लिमानी इजलास है, उसमें कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने 21 जमातों की तरफ से एक मुश्तरका बयान पढ़ के सुनाया। इसमें यह कहा गया कि हुक्मरान बीजेपी की जानिब से फौजी कुर्बानियों की कीमत पे सियासत चमकाई जा रही है। वज़ीर आज़म मोदी ने अब इस बहरान के मौके पे जमहूरी रिवायात के बरखिलाफ अब तक कुल जमाती इजलास तलब नहीं किया है। इस एलामिये में जो अपोजिशन ने जारी किया है, सलामती के हालात, बिगड़ते हुए हालात पे तशवीश जाहिर करते हुए कहा गया है कि जो कैदी पायलट है उसके बारे में हमें रिजर्वेशंस हैं कि इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके लिए क्या कर रही है, हमें एतमाद में नहीं लिया गया है। यानी 24 घंटे में शिकवे शिकायत भी शुरू हो गए। और कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:30 बजे उन्होंने खिताब करना है और भारत में ये जा रहा है कि वो अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। कशीदगी अरूज पर है, कुछ पता नहीं, अल्लाह करे ये रात जो है बिल्कुल सही से गुजर जाए। लेकिन कल देखें वो क्या ऐलान करते हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:30 बजे। बकौल आपके दोस्त साले जाफर के अगले 48 घंटे निहायत अहम है। हाँ, अगले 48 के असर ये तो 12 घंटे हैं। बहरहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। मुझे नहीं पता कि हकीकी मानों में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग होगी या नहीं होगी, लेकिन ये जंग भरपूर अंदाज में, बल्कि बहुत ही वलवले के साथ नहीं, वलूले के साथ सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है, जाली तस्वीर की मदद से और फेक न्यूज़ और ट्विटर्स की मदद से। आज जब के ये मिग तैयारे के गिरने की खबर आई, तब तक तस्वीर रिलीज नहीं हुई थी। उस वक्त तक भाई लोगों ने फेक तस्वीरों से स्क्रीन भर दी ट्विटर और फेसबुक में। बदकिस्मत तैयारा चूंकि मिग 21 था, मिग 21 को फ्लाइंग कॉफन कहा जाता है। 170 भारतीय पायलट जो हैं इस फ्लाइंग कॉफन में अब तक जो है अपनी जान गंवा चुके हैं पिछले 30 साल के अंदर। उसकी ज़ाहिर है बेशुमार तस्वीरें सिस्टम में इंटरनेट पे मौजूद हैं। जिसका जो जी चाहा उसने तस्वीरें लगाई। खुदा का शुक्र है कि जल्दी से जेन्युइन तस्वीरें आ गईं और फिर ये सैलाब जो है रुक गया। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारे गज़वा हिंद के सिपा सालार जनाब जैद हामिद साहब, उनका मैं आज एक ट्वीट देख रहा था। उन्होंने कहा जी कि पाक फौज के पहले सिपाही जहांजेब ने बजवात सियालकोट के महाज पे जाम शहादत नोश कर लिया। 5 पाकिस्तानी फौजी जख्मी हुए हैं। जवाबी हमले में पाकिस्तानी टैंकों ने दुश्मन के 10 मोर्चे तबाह कर दिए। 24 भारतीय फौजी जहन्नुम वासिल हो गए और 31 जख्मी हो गए। बहुत खूब। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ। इसके अलावा जाहिद हामिद की देखा देखी हर एक ने
कोई 10 भारतीय फौजी मार रहा है, कोई 5 पाकिस्तानी फौजी मार रहा है, एक घमसान जो है वो चल रहा है। तो मुझे एक हदीका कियानी जो है हमारी गुलकारा, उनका एक ट्वीट बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा कि ये लोग इसे मजाक समझ रहे हैं। 2 हमसाया ममालिक जिनके पास न्यूक्लियर ऑप्शन मौजूद है, जिनके पास रिएक्शन टाइम ही 15 से 20 मिनट के दौरान है, एक तरफ बजाय इसके कि रेस्ट्रेन का मुजाहरा करें, इन लोगों को मजाक सूझ रहा है न्यूक्लियर रियासतों में बैठ के। कितनी दुख की बात है जी। और वसत बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इसमें भी मैं एक चीज़ की वजाहत करना चाह रहा हूँ कि ये भी जो जंग है ना, ये जो झूठ की जंग है, ये भी कदरन एक तरफा है। यहाँ पर तो एक जायद हामिद है, वहाँ पर लगता है कि 20 करोड़ जायद हामिद बैठे हुए हैं, अल्लाह उनको बचाए। जहाँ तक आपने बात की न्यूक्लियर वॉर की, ये कोई मजाक नहीं है। कुछ सिमुलेशंस आज मैंने रन की हैं। एक वेबसाइट है न्यूक मैप के नाम से, वो आप ये स्क्रीन पर अभी दिखाते हैं। तो फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता कराची पर इंडियन न्यूक्लियर वेपन अटैक होता है, ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। हमने इसके अंदर कराची फिट किया और जो लार्जेस्ट इंडियन न्यूक्लियर डिवाइस है जो अभी तक टेस्ट हुई है, मेरे ख्याल 60 किलो टन्स की, उसको हमने दबाया, डेटोनेट किया। डेटोनेट अभी चले, अभी ये वेपन सेलेक्ट हो रहा है, वेपन सेलेक्ट हो गया और अब हम इसको डेटोनेट करेंगे। दबाएं जी डेटोनेशन का बटन। कितनी देर लग रही है? हाँ जी, कैजुअल्टीज़ भी ऑन हो गई, ये रही। ठीक है, कैजुअल्टीज़ कितनी हैं? तकरीबन 2 लाख लोग इमीडिएटली जल के राख हो जाएंगे और तकरीबन 13 लाख लोग ज़ख्मी होंगे। अच्छा, जब हम ज़ख्मी होने की बात कर रहे हैं तो ये नहीं है कि किसी का बाजू टूट गया या किसी के सर को चोट लग गई, हम बर्न्स और रेडिएशन पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें फॉल आउट इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि अगर हवा का रुख तब्दील हो गया तो ये रेडिएशन फैलती जाएगी। उसके क्या असर होंगे उस पर भी वापस आते हैं। अच्छा, भारत ने हमला किया कराची पे, तो हमने कहा कि अगर आप कराची लेंगे तो हम मुंबई पर हमला करेंगे। तो जो हाईएस्ट टेस्टेड पाकिस्तानी न्यूक्लियर डिवाइस है, मेरा ख्याल है 40 किलो टन की, वो अगर मुंबई पर हम डेटोनेट करते हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं मुंबई का मैप आ गया है, इसकी सदर्न पार्ट पर हम बॉम्ब मार रहे हैं और हम डेटोनेट करते हैं तो क्या होता है, ये सॉरी थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो गया है, दोबारा इसको करते हैं जी। अब हमने बटन दबाया, बटन दबाया तो कैजुअल्टीज हमारी कहाँ गई? तकरीबन 7 लाख मुंबई के रिहायशी 1 सेकंड के अंदर राख बन जाएंगे और तकरीबन 12 लाख जख्मी होंगे। अगेन जो जख्म है वो मैंने आपको पहले बता दिया है, कीलॉइड्स, रेडिएशन बर्न्स, रेडिएशन पॉइजनिंग, जेनेटिक डिफॉर्मिटीज, जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर हम दारुल हुकूमत पर हमला करने की बात करें तो अगर भारत इस्लामाबाद पर हमला करते हैं तो उसकी भी वीडियो आपको दिखा देते हैं कि उसके क्या असरात होंगे। इस्लामाबाद पर अगर आप एक न्यूक्लियर वेपन मिड यील्ड का भी डेटोनेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आबादी कदरन कम है, फिर भी 1.5 लाख लोग 1 सेकंड के अंदर जान बहक होंगे और तकरीबन 3 से ज़ायद लाख लोग ज़ख्मी होंगे। इसके जवाब में अगर पाकिस्तान फिर दिल्ली पर हमला करता है तो वहाँ पर क्या होगा? तकरीबन वही सी सिचुएशन आपके सामने आती है। आपकी अगेन तो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये हम सेंट्रल दिल्ली के ऊपर बॉम्ब गिरा रहे हैं अपना। तकरीबन 4 लाख इंस्टेंट कैजुअल्टीज़ और 14 लाख लोग शदीद ज़ख्मी। अब आते हैं हम फॉल आउट पर, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब कोई पटाखा नहीं है, कोई कन्वेंशनल बॉम्ब नहीं है, कोई ग्रेनेड नहीं है, ये जहर फैलाता है। तो सदियों तक इसका असर ख़त्म नहीं होगा। जो ज़रई ज़मीन है वो जहर से भर जाएगी और एटमॉस्फेयर जहर से भर जाएगा। अच्छा, अभी तक सिर्फ जहाँ तक मुझे पता है, और शायद मुझे पूरा नहीं पता, सिर्फ ईरान और तुर्की ने कहा है कि हम सालिसी करने के लिए तैयार हैं। बाकी दुनिया में तकरीबन खामोशी है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में न्यूक्लियर वॉर होती है पूरी दुनिया तबाह होती है। ये मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं कोई सनसनी बात नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं। अगर 100 डिवाइसेस सिर्फ 15 किलो टन की, और आजकल हमारे पास इससे बहुत ज़्यादा हैं, तो आप फर्ज करें कि अगर 20 न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज़ होते हैं पाकिस्तान इंडिया की जंग में, तो 50 लाख 5 मिलियन टन धुआं
ऊपर जाएगा एटमॉस्फेयर में। ये जो आप चार्ट, ये जो आप ग्राफिक देख रहे हैं, ये धुएं का लेयर है जो फिर पूरी दुनिया को कवर कर जाएगा। अच्छा, ये दुनिया को कवर करेगा बादलों से भी ऊपर, मतलब कि सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी। सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी तो टेम्परेचर गिरेंगे, जो आपके जो ग्रोइंग सीजन होता है जिसमें आप फसलें उगा सकते हैं वो आधा हो जाएगा, और तकरीबन 20% पूरी दुनिया में बारिश कम पड़ेगी और मॉनसून खत्म हो जाएगा। जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ रेडिएशन पॉइजनिंग, क्योंकि जो रेडिएशन है वो एक सरहद तक महदूद नहीं रहेगी, वो वाघा बॉर्डर पर नहीं रुकेगी, वो एटमॉस्फेयर में जाएगी। दूसरी बात है कि आपका जो ओजोन लेयर है जो हमारी हिफाजत करता है सन की जो पॉइजनस रेज हैं, सूरज की जो पॉइजनस रेज हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि 1000% इंक्रीज स्किन कैंसर में, मतलब कि आपके सारे पौधे तबाह हो जाएंगे, सारे कीड़े तबाह हो जाएंगे। अगर ये तबाह हो जाएगी तो आपकी ज़राअत ख़त्म हो जाएगी पूरी दुनिया की, और साथ साथ जानवर भी ख़त्म होंगे। तो जो अनाज की जो ग्लोबल जो ग्रेन की जो सप्लाई है वो पहले भी क्रिटिकल लेवल पर है, अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो मुल्क एक्सपोर्ट करते हैं वो अपना एक्सपोर्ट रोक देंगे, और एक प्रोजेक्शन ये है कि तकरीबन 20 से 50 करोड़ लोग दुनिया भर में भूख से मरेंगे। ये है न्यूक्लियर वेपन के असरात। तो ये जब लोग मजाक कर रहे होते हैं ना, हम आप पे बॉम्ब फाड़ देंगे, हम आप फाड़ देंगे, ये है इसकी असलियत। आपने तो ज़रार बहुत ही भयानक नक्शा खींच दिया। मैं सिर्फ जो 2 इब्तदाई बम हैं हिरोशिमा नागासाकी के, हाँ। 74 साल हो चुके हैं उन्हें गिरे हुए, और आजकल के जो बम हैं उनके मुकाबले में वो खिलौना बम थे। उनका असर यह है कि आज 74 साल बाद भी डिफॉर्म्ड बच्चे पैदा हो रहे हैं वहां। सर आप शेरनोबिल को देख लें, शेरनोबिल को देख लें, शेरनोबिल में क्या हो रहा है। तो दिस विल बी, नो एग्जैजरेशन, द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और इसी खूबसूरत बात पर एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है गोलाबारी चल रही है। आज पार्लिमानी रहनुमाओं को DGISPR ने ब्रीफिंग दी शाम को, जिसका अभी एलामिया भी आया है, जिसमें कहा गया है कि हम अमन चाहते हैं मगर मुल्क के इस्तेहकाम के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। बहुत अच्छी बात है कि बहुत अरसे बाद हमने देखा कि एक यूनिटी की फ़िज़ा जो है वो बन रही है। मगर क्या होगा आगे, इस बारे में मैं सुन रहा था आज मुईद यूसुफ को, ज़रार और वसत, उनका ये कहना था कि पहली दफ़ा ऐसा सिनेरियो हुआ है पाकिस्तान और भारत की तारीख में कि ये एक लिमिटेड वॉर में एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, और अभी तक फुल ब्लोन कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि उड़ी के बाद भी हुआ, पठानकोट के बाद भी रिएक्शन हुआ, लेकिन उनका ये ख्याल था कि यहाँ पर बैनुल अक़वामी बरादरी ने भी अंडर एस्टिमेट किया। उनका ये ख्याल था कि ये उसी तरह की कोई स्ट्राइक हो जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान खामोश होकर बैठ जाएगा, या इंडिया और पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं बातचीत करेंगे। मुबशिर देखें, पाकिस्तान को रिप्लाई करना था, क्योंकि अगर नहीं किया होता तो ये न्यू नॉर्मल बन जाता कि जब भी इंडिया चाहे वो आके अटैक कर सकता है, और इस तरह का प्रेसिडेंट आप अलाउ नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे किस चीज का डर है कि ये है नरेंद्र मोदी, ये है हैबिचुअल झूठवा, एंड ऑल्सो द बुचर ऑफ गुजरात। इसने ये हमला क्यों किया था? इसने ये हमला इसलिए नहीं किया था कि उसका ख्याल था कि इससे दहशतगर्दी रुक जाएगी या कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। उसको अच्छी तरह पता है कि ऐसा नहीं होना था। इसने ये हमला किया है फॉर डोमेस्टिक पब्लिक कंजम्पशन। इसने ये हमला किया है वोट लेने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। अब इसके मुंह पर पड़ी है एक जोर की चपेट। ही इज ह्यूमिलिएटेड, और मोदी ह्यूमिलिएशन को स्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसका क्या है, हमारा ये है, हम ये हैं, हम वो कर देंगे। इसको अगर आपने ह्यूमिलिएट किया तो अब अगर ये चुप रहा, जैसे अभी वसत बता रहा था, ये जो 21 ऑपोजिशन पार्टीज इसके ऊपर चढ़ गए हैं, धीरे धीरे सब इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। और आप देख सकते हैं, आप इंडियन मीडिया का भी नैरेटिव देखें तो कल तो वो कह रहे थे जी जंग जंग जंग, आज कह रहे हैं कि नहीं जी जंग तो नहीं होनी चाहिए ना, आखिरकार हम तो सब अमन मानते हैं। हमें कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार, इंसान के बच्चे बनो तुम लोग। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे लगता है बात ये जज्बाती क्यों हो गया? बात ये है कि अगर तुम्हारा ये जज्बाती नहीं था, नहीं
मेरे जज्बाती सहाफी लास्ट पॉइंट इतना ही है कि आई थिंक ही विल रिटेलिएट। ये अब एक और मजीद एस्केलेशन करेंगे और इवेंचुअली ये एस्केलेशन कहां एंड करती है ये पिछले सेगमेंट में मैंने बता दिया है। मुझे इस चीज का डर है। देखो मुझे अब तक तो अंदाजा नहीं था, डेफिनेट नहीं था कि ये रिटेलिएट करेंगे मोदी जी, लेकिन जिस तरह की तुमने गुफ्तगू की है ना, अगर उन्होंने सुन ली तो वो डेफिनेटली जो है वो रिटेलिएट करेंगे। इसका नुकसान मुझे कम से कम ये लग रहा है। मेरे पे डाल दो यार बस। अच्छा, दूसरे ये है कि मुझे जो है एक बड़ी अजीब व गरीब जो बैनुल अक़वामी बरादरी है उसमें एक सूरत हाल नज़र आ रही है कि हमारे जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो हर एक से राब्ता कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तुर्क वजीर खारजा ने उनसे ये कहा, चीनी वजीर खारजा ने पाकिस्तान को यकीन दिलाया है, एक्स वजीर खारजा ने ये कहा है। मैं इंतज़ार में हूँ कि वो जो कैपिटल्स हैं उन ममालिक के वहाँ से कोई ऐलान आए कि उन्होंने असल में क्या कहा है। बेचारे शाह महमूद कुरैशी जो है आलमी बरादरी के फर्दन हर मुल्क के तर्जुमान बने हुए हैं, तो ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। दूसरी बात यह है कि आलमी बरादरी जो है वो हर मुल्क तहम्मुल से काम लीजिए, तहम्मुल से काम लीजिए। हम ये देखते आए हैं कि इससे पहले जब ये क्राइसिस हुए, 98 के बम धमाके हों या 2001 में लोकसभा के पे हमले के फौरन बाद जो आई बॉल टू आई बॉल जो है वो आ गई थी पाकिस्तानी और इंडियन आर्मीज, तो एक के बाद एक जो बड़ी ताकतें हैं या जो बासर ममालिक हैं उनके नुमाइंदे या तो दिल्ली में लैंड कर रहे थे या इस्लामाबाद में लैंड कर रहे थे। पिछले 12 दिन से मैंने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी कि रूसी वजीर खारजा या अमरीकी वजीर खारजा या फ्रेंच वजीर खारजा या कोई भी दिल्ली में गया हो या इस्लामाबाद में आया हो। तो या तो उन लोगों को लग रहा है कि ये लोग एक दूसरे से ब्लफ खेल रहे हैं, या मुझे लग रहा है कि उनको सूरत हाल का अंदाजा नहीं। मुझे ये लगता है कि वो तंग आ चुके हैं, क्योंकि हमेशा से ये होता रहा है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बैनुल अक़वामी बरादरी कूदती है। मेरा हंच ये है कि वो इस दफ़ा कह रहे हैं कि आप एक दफ़ा मुकलें एक दूसरे के साथ, और दोबारा से बैनुल अक़वामी बरादरी मेरे ख्याल में अब इतनी इंटरेस्टेड नहीं है कि वो कोई भी मीडिएशन कराएगी। हमारे दोस्त चाइना की आप एग्जांपल देख लें। देखो बात सुनो, इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, इसलिए डिसएग्री करता हूं इससे मुबशिर, क्योंकि देखिए मैं भी डिसएग्री कर रहा हूं मुबशिर आपसे कि इसलिए कि दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये डिसइंटरेस्टेड इंटरेस्टेड होने का तो मामला ही नहीं है। बिल्कुल, यहाँ तो मामला ये है कि किसका थ्रेशोल्ड कब खत्म हो रहा है। पता है कि दोनों ममालिक में से किसी ने नहीं चलाना, ये आपको भी पता है, हमें देखो भी पता पागलपन पे किसी का इजारा नहीं। 2002 से बड़ा तो नहीं हो सकता जब आई बॉल टू आई बॉल यार, किसी चीज की गारंटी तो यार भाई फिर किसी भी चीज की नहीं है ना। हम तो भाई इसीलिए तो फिर रोकना होता है ना यार। देखो नहीं रोकना, अब यार भाई मैं और आप लड़े जा रहे हैं तो बाहर वाले मोहल्ले वाले भी कहेंगे कि यार एक दफा पूरे मोहल्ले को आग लगने वाली है तो फिर मोहल्ले वालों को कुछ करना तो चाहिए ना मेरी जान। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। ये शेर आया वाली कहानी तो आपने सुनी है सर, ये न्यूक्लियर शेर है और बशर आ गया तो जो भी है, अगर शेर आ गया तो क्या होगा मुझे ये बताओ। शेर ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, आपने वो गाना देखो। न्यूक्लियर वॉर में जो मरने वाले हैं वो नहीं मरते, जो असल में जिंदा रह जाते हैं वो मरते हैं, सीधी सी बात ये है। ठीक, उम्मीद है चले जी देखते हैं, अब दुआ करते हैं कि आज की रात खैर आफियत से गुजर जाए। जंग कोई नहीं चाहता, हम सब अमन ही चाहते हैं, और उम्मीद ये है कि भारत में भी यही सोच है। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।